हिंदी और अनुवाद विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अनुवाद की प्रासंगिकता पर, उसकी उपादेयता और सार्थकता पर। अनुवाद ने एक लंबी यात्रा तय की है। हम जानते हैं कि देश में विदेश में अनुवाद के प्रति और अनुवादक के प्रति जो दृष्टिकोण दिखाई देता था, उसमें एक बदलाव आया, परिवर्तन आया और आज अनुवाद और अनुवादक को ससम्मान एक महत्वपूर्ण स्थान का अग्रिम पंक्ति में विराजित होने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनुवाद की इस संघर्ष यात्रा ने यह बात सिद्ध की कि अनुवाद न केवल साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, न केवल संवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से, तकनीक, उद्योग और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और इसी तरह मीडिया में, सूचना प्रौद्योगिकी में, पर्यटन के क्षेत्र में और अद्यतन अधुनातन बनने के समस्त उन आयामों के क्षेत्र में जिनका स्वागत और अभिनंदन आज हम 21वीं शताब्दी में कर रहे हैं, उन सब में अनुवाद ने अपनी जगह, अनुवादक ने अपनी पहचान बनाई है। हम देख सकते हैं कि लगभग विगत 6 दशकों में समाज की सोच में और दृष्टि में अंतर आया है और यह अंतर निरंतर अद्यतन अधुनातन होने की दृष्टि से, अग्रसर होने की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों से लाभान्वित होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। न केवल हमारी जीवन शैली बदली है, बल्कि हर क्षेत्र, हर अनुशासन में आमूलचूल परिवर्तन अब हमें दिखाई दे रहा है। बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं की नई नई खोजों ने, अनुसंधानों ने हमारे जीवन को किसी सीमा तक यांत्रिक भी बना दिया है। अब ये आज के समय की आवश्यकता है। कृत्रिम मेधा ने यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारे परिवर्तन अब कर दिए हैं। हम द्रुत गति से, तीव्र गति से निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते रहना चाहते हैं। पूरे विश्व में क्या हो रहा है, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसकी अनुसंधान, शोध आदि से लाभान्वित होने के द्वार कैसे खुलते हैं, इन सब के संदर्भ में निरंतर हम देख रहे हैं कि पूरी मानवता, पूरी मानव सृष्टि इससे जुड़ने का प्रयत्न कर रही है। प्रारंभिक दौर में अनुवाद केवल संवाद के स्तर पर अभिनंदनीय था, यानी यदि स्रोत भाषा के कथ्य को कोई समझ नहीं पा रहा, उस भाषा से भिज्ञ नहीं है, परिचित नहीं है, तो फिर उसकी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में जिसका वो ग्राहक है, जिसका वो ज्ञाता है, उसमें उसका अंतरण करना मात्र प्रयोजन था। तो एक प्रकार से परस्पर बातचीत का, परस्पर विनिमय का एक स्वरूप अनुवाद का बन गया था। फिर धीरे धीरे अनुवाद साहित्यिक विधाओं से भी जुड़ता चला गया। धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अनेक बाध्यताएं, अनेक अपेक्षाएं ऐसी थीं जो पूरे विश्व की कालजयी रचनाओं से, रचनाकारों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। तो साहित्य के क्षेत्र से होते हुए अनुवाद विधा या अनुशासन ने धर्म के क्षेत्र से,
संस्कृति के क्षेत्र से, अध्यात्म और विचार के क्षेत्र से बढ़ते बढ़ते उसका दायरा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। यानी अगर राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने में अनुवाद ने भूमिका निभाई, तो सांस्कृतिक उन्नयन में, आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होने में भी अनुवाद ने भूमिका निभाई। तुलनात्मक अध्ययन हो, जिसको हम कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं, जिसको भाषा विज्ञान में व्यतिरेकी विश्लेषण कहते हैं, यदि उस तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखें और वैश्विक स्तर पर व्यवसाय और उद्योग के आदान प्रदान की दृष्टि से, परस्पर लाभान्वित होने, उपकृत होने की दृष्टि से, यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अनुवाद की बनती चली गई। तकनीकी क्षेत्रों में, क्योंकि धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, मशीनों ने हमारी दैनिक जीवनचर्या में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी अब हमें नए तरीके से, नई दृष्टि से सोचने विचारने का मार्ग प्रशस्त किया। और सूचना क्रांति तथा सूचना प्रौद्योगिकी यानी मास मीडिया ने, जनसंचार माध्यमों ने और नित नई खोजों ने इस दृष्टि से अनुवाद की सार्थकता के मार्ग प्रशस्त कर दिए। प्रशासन के क्षेत्र में देखें, हम जानते हैं कि जब से भारत में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को, उसके बाद से अपेक्षाएं, आवश्यकताएं यह भी महसूस की गई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर जो शासकीय प्रशासकीय कार्य निष्पादित हो रहे हैं, उन सब में हिंदी की भूमिका और धीरे धीरे भारतीय भाषाओं की भूमिका यह सुनिश्चित हो, समादृत भाव से उसका अभिनंदन हो। इसलिए कार्यालयी भाषा या प्रशासनिक भाषा और उसके जितने आयाम हैं, वो चाहे वित्त है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, बीमा है, और फिर प्रशासन की समस्त प्रकार की सामग्री, पत्र है, प्रारूप है, टिप्पण है, टिप्पण के साथ साथ पद नाम, विभागों के नाम, अनुभागों के नाम, पत्र पत्रिकाओं में, मोहरों में, प्रचार सामग्री में, परिचय की जो विवरणिकाएं हैं उनमें, उन सब में भी धीरे धीरे हिंदी का स्वागत हो, अभिनंदन हो और कार्यों का निष्पादन हम स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते अब अपनी भाषा में कर सकें, अपनी भाषाओं में कर सकें, ये भी अनुवाद के माध्यम से संभव हो सका। विधि का क्षेत्र है, ये चिंता का विषय है कि आज़ादी के 8 दशक लगभग बीतने के बाद भी हम अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध नहीं करा पा रहे। अभी भी अंग्रेजी के माध्यम से ही न्याय पद्धति जुड़ी हुई है। हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक सीमा इस तरह की बनी हुई है। हालांकि विगत कुछ सालों में धीरे धीरे जो भाषाई परिवर्तन है वो विधि के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, किंतु अभी भी बहुत सारी अपेक्षाएं, आशाएं बनी हुई हैं। न्याय के क्षेत्र में जज जो होते हैं, न्यायाधीश, और विधि के कार्यों से जुड़े हुए पूरे जो समाज को देखें, प्रशासनिक व्यवस्था को देखें, उन सब में भी अनुवाद अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत से सरकारी गैर सरकारी स्तर पर ऐप इस तरह के बन गए हैं। विधि मंत्रालय के माध्यम से इस तरह के बहुत सारे कार्यों का निष्पादन लगातार हो रहा है। जो निर्णय हैं उनके अनुवाद किए जा रहे हैं, उनका प्रकाशन किया जा रहा है, आदि आदि। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व तक, विश्व के मंच तक, संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचाना चाहते हैं और विश्व की
अनेक देशों की अनेक भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान परंपराओं से हम भी उपकृत और लाभान्वित होना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद मानवीय की, जिसको ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अनुशासन, बहुत सारे विषय क्षेत्र समाहित होते हैं, उन सब में, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी विकासशील और विकसित राष्ट्र के लिए मानविकी को अद्यतन अधुनातन बनाना, उससे, उसके ज्ञान से उपकृत करना, लाभान्वित करने के मार्ग प्रशस्त करना, ये सब भी अनुवाद के माध्यम से संभव हो रहा है। कभी जो अकल्पनीय था कि जो वेबसाइट बनती थी वो केवल अंग्रेजी में बनती थी, अब धीरे धीरे हिंदी में, भारतीय भाषाओं में भी ये सब भी अनुवाद के कारण संभव हो पाया है। पर्यटन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको टूरिज्म कहते हैं, और बहुत से देश तो पर्यटन की आय पर ही जीवित भी हैं। उनके यहाँ टूरिज्म को, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे वो धार्मिक तमाम तरह के स्थल हों, तीर्थ स्थल हों, पर्यटन स्थल हों, और इसी प्रकार मनोरंजन के तमाम क्षेत्र हों, उन सब को भी अगर हम देखें तो भारत में भी प्रकृति का की जो अनुकंपा है, उसका जो वैभव है, वो विचित्र है, विलक्षण है। पूरे विश्व के लोग भारत में भ्रमणार्थ जब आते हैं तो उनके आकर्षण का एक कारण यह भी होता है कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें भक्ति भी जुड़ी है, अध्यात्म भी जुड़ा है, दर्शन भी जुड़ा है, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अनुवाद ने पर्यटकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सहज सुलभ करा दी हैं, उपलब्ध करा दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के क्षेत्र में देखें, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत सी प्रदर्शनियां लगती हैं, उन सब में भी हम देखें कि अनुवाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यालयी द्विभाषिकता, जिसको हम बायलिंगुअलिज्म कहते हैं, और ये देश तो मल्टीलिंगुअल है, यानी बहुभाषा भाषी देश है। सैकड़ों भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां जिस देश में उपलब्ध रही हों, वहाँ अनुवाद की भूमिका, आवश्यकता असंदिग्ध है, बल्कि कहना चाहिए कि अत्यंत स्तुत्य है, प्रशंसनीय है, स्वागत योग्य है। इसलिए अनुवाद की परिव्याप्ति को मुख्य रूप से जब वर्गीकृत करते हैं तो ये करते हैं कि साहित्य का क्षेत्र, यानी साहित्यिक क्षेत्र में अनुवाद, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, शास्त्र, संगीत, कलाएं, ये सारे क्षेत्र हैं जो उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जहाँ पर कलात्मक अभिरुचि का उद्घाटन होता है, परिचय मिलता है। और दूसरा क्षेत्र साहित्येतर क्षेत्र है। साहित्येतर क्षेत्र में हम जानते हैं कि ज्ञान विज्ञान का, तकनीक का, वित्त का, वाणिज्य का, बैंक का, बीमा का, मशीनी जो क्षेत्र है, कृत्रिम मेधा का, इन सब का क्षेत्र समाहित रहता है। तो इस तरह मोटे तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्रों में, विज्ञान की तमाम शाखाओं के क्षेत्र में अनुवाद की उपादेयता बढ़ रही है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र हो, खगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, युद्ध शास्त्र का क्षेत्र हो, नीति शास्त्र का क्षेत्र हो, इन सब में नियमित रूप से हम देखें कि अनुवाद की उपादेयता, उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। जहाँ तक साहित्यिक क्षेत्र में अनुवाद की परिव्याप्ति की बात है, हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसलिए जो अंतर क्रियाएं वो करता है, यानी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समुदायों में,
अलग अलग समाजों में, अलग अलग देशों में, जब, क्योंकि मानवता और मनुष्यता इसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन भाषा के कारण, संस्कृति के कारण, क्षेत्रीयता के कारण, रहन सहन के कारण, वेशभूषा, खान पान, आभूषण, इनके कारण और पर्व उत्सवों आदि के कारण अंतर तो आ ही जाता है। तो जब अंतर क्रियाएं होती हैं मनुष्य से भिन्न भिन्न क्षेत्रों, राज्यों, धर्मों, देशों, संस्कृतियों में, तो निश्चित रूप से उसका एक मुख्य आधार भाषा होती है। और मनुष्य में भावों की अभिव्यक्ति, जो कुछ वह अनुभव करता है, जो कुछ वह सोचता है, विचारता है, उसको अपने सामने वाले श्रोता या ग्राहक तक पहुंचाने के लिए वो अपनी भाव की अनुभूति को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न भी करता है। और इस भावाभिव्यक्ति की सार्थकता ग्राहक की बोधगम्यता से जुड़ी रहती है। इसलिए ये वक्ता श्रोता संबंध जो होता है, ये जैसे भाषा में होता है वैसे ही अनुवाद में भी होता है। तो ये जो शक्ति है वो अपूर्व शक्ति है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। और कहते भी हैं कि भाषा के बारे में जब हम भाषा वैज्ञानिकों के चिंतन और विमर्श पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि भाषा मुख से उच्चारित वाक प्रतीकों की एक यादृच्छिक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। ये जब हम परिभाषा देते हैं तो इसमें निश्चित रूप से जो वक्ता श्रोता है उनके बीच एक रिश्ता, एक संबंध बनता है। मनुष्य भाषा के माध्यम से ही सामाजिकता को स्थायित्व भी देता है और उसकी महत्ता से अवगत भी कराता है। बहुत से शास्त्रों का जो निर्माण हुआ है, जिन कलाओं का परिरक्षण हुआ है, उन सबके मूल में भाषा की भूमिका असंदिग्ध है, बल्कि स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। इस तरह आनंदानुभूति को भाषा के माध्यम से मनुष्य ही प्रचारित प्रसारित करता है, विकसित करता है। जो अनुभव है, आनंद का अनुभव, किसी भी घटना को देखकर, किसी कथन के आधार पर, किसी दृश्य के आधार पर, किसी प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, वह जो भी अनुभव करता है, उस आनंद की अनुभूति को वह जब व्यक्त करता है, संप्रेषित करता है, अपने ग्राहक तक, अपने श्रोता तक, अपने दर्शक तक पहुंचाना चाहता है, अपने पाठक तक पहुंचाना चाहता है, तो अनुवाद भाषा की और अनुवाद माध्यम बनते हैं। इसलिए ज्ञानार्जन के सशक्त माध्यम के रूप में हम भाषा की सहायता से ही कलात्मकता को, कलात्मक रूपों को प्रचारित प्रसारित करते हैं, सार्वभौमिक बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को यदि हम एक व्यापक फलक पर देखें तो ये सब साहित्यिक प्रदेय के अंतर्गत देखा जा सकता है, क्योंकि इन सब में भी संवेदनाओं का महत्व होता है। साहित्य की व्यापकता में से अगर हम कुछ संदर्भों को उद्घाटित करें तो रचनात्मकता या सृजनात्मकता उसका एक मुख्य गुण बनकर हमारे सामने आता है। तो जब हम कलाओं की बात करें, कलात्मक अनुशासनों की बात करें, भाषा में अभिव्यक्त मौखिक या लिखित रूप में साहित्यिक रचनाओं और विधाओं की बात करें,
तो रचनात्मकता और सृजनात्मकता उसका एक महत्वपूर्ण गुण दिखाई देता है। इसलिए सृजनात्मक साहित्य, जिसे क्रिएटिव लिटरेचर कहते हैं, इसका अभिप्राय उस समय शक्ति और उस समय की रचनाओं, रचनाकारों की शक्ति का परिचय है और साहित्य में उपलब्ध लालित्य से उसका अभिप्राय लिया जाता है। और ये जो लालित्य है, यह जो प्रतिभा और मेधा की परिचायक रचनात्मक शक्ति है, जिसको पाश्चात्य काव्यशास्त्र में निपुणता कहा भी गया है, हमारे यहाँ प्रतिभा कहा गया है, तो वह कथा साहित्य जिसमें कहानी और उपन्यास शामिल हैं, नाट्य साहित्य जिसमें नाटक और एकांकी शामिल हैं, प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्यात्मक रचनाएं भी शामिल हैं, खंड काव्य, निबंध, कई प्रकार के निबंध हैं, वैचारिक निबंध है, ललित निबंध है, विवेचनात्मक निबंध हैं। रेखा चित्रों की बात करें, किसी व्यक्ति को लेकर लिखा गया, महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की चर्चा पूरे हिंदी जगत में, पूरे विश्व के धरातल पर बड़े सम्मान के साथ होती है। बहुत से रेखा चित्रकार हमारे यहाँ हिंदी में हुए हैं, लेकिन महादेवी ने जो ख्याति अर्जित की है संस्मरणों और रेखा चित्रों के लेखन से, वह भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो रेखा चित्रों के क्षेत्र में यात्रा वृत्तांत बहुत सारे लिखे गए। अगर हम आधुनिक काल के प्रारंभ से यात्रा वृत्तांतों पर दृष्टि डालें तो बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने, संतों ने, साधुओं ने, समाज सुधारकों ने, राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने बहुत सी यात्राएं देश विदेश की हैं और फिर उस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत उन्होंने अपने अनुभवों को, अपनी सुख दुखात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। रिपोर्टाज, बहुत से रिपोर्टाज भी लिखे गए, किसी प्राकृतिक आपदा को लेकर, विपदा को लेकर, घटना दुर्घटना को लेकर, किसी बीमारी या रोग को लेकर, ऐसे बहुत से रिपोर्टाज लिखे जाते रहे। तूफानों के बीच रांगे राघव का बड़ा प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। आत्मकथाएं बहुत सी लिखी गईं, आज भी लिखी जा रही हैं। संतों ने, साधुओं ने, समाज सुधारकों ने, सांस्कृतिक प्रणेताओं ने, साहित्यकारों ने, लेखिकाओं ने और लेखकों ने बहुत सी आत्मकथाएं लिखी हैं। उन सब की विस्तार की दृष्टि से लोक स्वीकृति अनुवाद पर निर्भर करती है। जीवनियाँ हों, बहुत सारे मार्ग प्रशस्त करने वाले, चाहे वो साहित्यकार हों, राजनेता हों, साधु संत हों, उनकी जीवनियाँ खूब लिखी जाती रही हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व हों, धार्मिक व्यक्तित्व हों, ये सब लिखी जाती रही हैं। ऐसे ही प्रबंध काव्य हो या मुक्तक काव्य, संस्मरणात्मक साहित्य हो या यात्रा वृत्तांत आदि से जुड़ा हुआ साहित्य हो, सभी के क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि साहित्य की दुनिया, साहित्य का फलक, साहित्य का क्षितिज बहुत व्यापक है। और इन सब का जब हम अनुवाद होते हुए देखते हैं, अनुवादक अपनी अभिरुचि, अपनी गति के आधार पर इन सब विषय क्षेत्रों के अनुवाद से जब जुड़ता है, तो निश्चित रूप से साहित्यिक अनुवाद का जो दायरा है वो व्यापक रूप से हमारे सामने उद्घाटित होकर आता है। और आधुनिक युग में तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हम देख सकते हैं कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समकालीन इन साहित्य की रचनाओं को, साहित्यकारों के प्रदेय को पढ़ने की रुचि बढ़ी है। बहुत सी देश विदेश की भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं की पठनीयता, उसके प्रति जो जिज्ञासा है, इसका भाव भी बढ़ा है। तो विश्व साहित्य को अगर हम देखें, उसकी कल्पना शक्ति को हम देखें, उसकी प्रतिभा शक्ति को हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व साहित्यिक अनुवाद के प्रति
न केवल नतमस्तक है, उसका अभिनंदन कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है और प्रतीक्षा रहती है कि दुनिया की कोई भी कालजयी महत्वपूर्ण रचना हो, उसका अनुवाद हो और उसे वो पढ़कर लाभान्वित और उपकृत हो सके। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।